चाहती हूं, क्या ये कोई मजाक की बात है, कोई तंज की बात है? आप चाह रहे हैं कि जो स्थिति इस वक्त नेपाल की है, जहां संसद को जला दिया गया, मामूली बात नहीं है, संसद को जला दिया गया, आप चाह रहे हैं, लिटरली विश कर रहे हैं कि ऐसा भारत में हो जाएगा? क्या ये सही है? आप वोट से तो हरा नहीं सकते। आपके जो गठजोड़ के जो सबसे बड़े नेता हैं वो तो थे नहीं यहाँ के, प्रैक्टिस करा दे। अब 14 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, उपराष्ट्रपति के जितने वोट आने चाहिए थे उससे कई अधिक आ गए, लेकिन आप हैं कि अब नेपाल में जो हुआ उसका डर दिखा रहे हैं भारत को। ऐसा क्यों करते हैं आप? नाविका जी नमस्ते। नहीं देखिए, हमारा भारत सुरक्षित है। हमारे भारत के लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, कोई ऐसे हिला नहीं सकता। देखिए, जो नेपाल में हो रहा है उस पर हम कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी तो नहीं कर सकते। नेपाल में जो भी हो रहा है वो वहां की जनता का आक्रोश है। जनता पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से परेशान रही होगी। जनता ने जो चीज चाहा होगा वो नहीं मिला होगा। जनता जिन मुद्दों को पसंद करती होगी उस पर सरकार खरी नहीं उतरी होगी, तो वहां एक उपद्रव, एक विद्रोह देखने मिला है। लेकिन उससे भारत, हमारे देश में कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो हमको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और कोई मानेगा भी नहीं। संजय राउत जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय भी लिखा है। उसमें लिखा है सावधान रहिए। तो एक देश होने के नाते हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारा देश खुशनुमा रहे, सुजलम सुफलम रहे, तरक्की की तरफ बढ़े, विकास की तरफ बढ़े। तो ये अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। और रही बात चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, चाहे नेपाल की बात हो, वहां का लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ आंदोलन भी होते हैं तो बहुत ही अहिंसा के तरीके से होते हैं, बैठकर बातचीत होती है, संवाद होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई उस चश्मे से न देखे कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो वहां हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब नेपाल में जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वहां फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा चले तो बिल्कुल सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए, भाई चलाओ। और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार न हो, यहाँ अच्छी सड़कें बने, अच्छी साफ सुथरा पानी मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो, नेपाल को भी एक समृद्ध नेपाल बनने का मौका मिले, तो जरूर सरकार को सोचना चाहिए। अब चूंकि वहां मिलिट्री ने अपने हाथ में पूरा कंट्रोल लिया है, तो हम समझते हैं कि जब भी मिलिट्री को मौका मिलेगा वो बैठकर बात करेगी, वहां के आवाम से, वहां के नेताओं से, वहां की पार्टियों से बैठकर बात करेगी। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों एक लोकतांत्रिक सरकार नेपाल को मिलेगी और नेपाल की स्थिति बेहतर हो, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि आप कहीं कुंभ के मेले में संजय राउत से बिछड़ तो नहीं गए थे। एक राम एक शाम बन गया, एक अमीर एक गरीब बन गया। एक बोल रहा है मोदी जी देखो यहां भी हो सकता है, एक कह रहा है नहीं यहाँ की लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है। आनंद दुबे जी, समझ में नहीं आ रहा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर सिक्के कहीं कुंभ के मेले में बदल गए? करण वर्मा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आनंद दुबे जी ने जिस खूबसूरती से हम लोग को एक लोकतंत्र पे लेक्चर दिया तो दिल खुश हो गया मेरा। ये क्या कमाल का यू टर्न मारा है इन्होंने बिल्कुल ही संजय राउत की स्टेटमेंट को दरकिनार कर दिया। तो देखिए नाविका जी, ये इनकी कॉन्फ्रेंस ही ऐसी होती होगी उद्धव जी की कि भाई संजय राउत को हम लोग खुला छोड़ देंगे, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आनंद जी आप संभाल लीजिएगा, बिल्कुल पलटा मार दीजिएगा न्यूज स्टूडियो में जाकर के। नाविका जी, बड़ी गंभीर बात है ये। आज जिस तरह से इन्होंने ये बात बोली संजय राउत जी ने, और इन्होंने टैग किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, मतलब कि एक तरह से ये कह रहे थे कि हम इस तरफ बढ़ सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं बोला है इन्होंने कई बार ये स्टेटमेंट बोले हुए हैं, देश में ये हो जाएगा। और ये पूरा जो विपक्ष है, मैं सिर्फ शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी ने क्या बोला था, फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। क्या मतलब था फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट से? हर बार इन्होंने ये कोशिश करी। जब हम लोगों ने सीएए के टाइम पे देखा, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पर देखा, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि इस देश में कैसे हिस्से किए जाए। कभी राहुल गांधी नॉर्थ साउथ का डिवाइड पे खेलते हैं, कार्ति चिदम्बरम उस पे बोलते हैं, प्रियंक खड़गे बोलते हैं, कभी बोलते हैं विदेश में जाकर के कि क्या सिख यहां पे पगड़ी पहन पाएंगे। सोचिए जरा कितनी बड़ी बात बोली। कभी कहते हैं सनातन की समाप्ति की बात हम लोग सुनते हैं डीएम के द्वारा, कभी कहते हैं नॉर्थ वाले जो हैं वो टॉयलेट क्लीनर है, पानी पूरी वाले हैं। हर बार ये डिवाइड करना, कभी भाषा के आधार पे, कभी नॉर्थ साउथ पे, ये इनकी सोची समझी रणनीति है। पर नाविका जी, आज एक लेसन है हम सबके लिए कि ये जो लोकतंत्र है ये बहुत ही एक सुसज्जित चीज है हमारे लिए, और हमारे संस्थानों का सम्मान होना चाहिए।
इस तरह से हमें कभी भी विपक्ष को ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए कि किसी पर भी लांछन लगाएं बिना किसी आधार के, कभी बड़ी बात वोट कह चोरी रहे हैं। कहें, कभी कुछ कहें। हमारे डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस आज भी इंटैक्ट हैं और शुक्रगुजार हूं मैं कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, इनको मौका नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ बोलने को। उसी इकोनॉमी को ये डेड इकोनॉमी कह चुके हैं। 7.8 पे जो ग्रो करती है, जहां इन्फ्लेशन हाँ, वो इनको डेड 1.5% लगती है। और अलाइव कौन लगता है तहसीन पूनावाला जी? मुझे पता नहीं अलाइव कौन आपको लगता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ ये 452 वोट कैसे आए? कौन छोड़ के चला गया? ये मलेशिया का खामियाजा है या फिर आपके दोस्त ही आपसे दूर हो रहे हैं? कुछ बताइए। 14 लोग कौन थे जो क्रॉस वोट कर गए? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। आज पियानो बजाने का दिन है। थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा। सबसे पहले तो जो उपराष्ट्रपति इलेक्ट हुए सीपी राधाकृष्णन जी को, उनको बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। आपने कल ही कहा था मेरे इंग्लिश वाले शो पे शायद जी कि आपने कहा था कि हम जीतेंगे और जोरदार मैंने जीतेंगे। कहा राहुल गांधी वापस आएगी, ये कहा था, आप देख लेना। जीतने वाली बात नहीं, जीत यही है, राहुल गांधी वापस तो आए। वो बात मैंने कही थी। बाकी बट नाविका जी देखिए, दो चीज है। आपका जो पहला सवाल था कि 14 वोट गए कहाँ, कैसे गए, यही तो मैं बता रहा हूं कि जहां जहां भाजपा चुनाव लड़ती है वहां वहां वोट गायब होता है। तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। चोरी हो गया। वो जो चुनाव जीतने, मैं तो यहाँ कहता भी हूँ, चोरी हो गया। मैं तो कहता हूँ वो चंडीगढ़ में भी वही कर रहे थे। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं जो चुनाव नहीं दे दिया हाँ? एनडीए के लिए खड़गे जी ने तो नहीं, मतदान कर जिसने दिया जिसने नहीं दिया वो मुझे नहीं पता। मैं पार्लियामेंट का अब गायब तक किसका हिस्सा हुआ? खड़गे जी का वोट गायब हुआ या प्रियंका जी का? पर गया तो बीजेपी के पास ही ना। ये बीजेपी मास्टर है इन चीजों के अंदर, यही मैं कह रहा हूं। और यही चीज से बीजेपी को बचना चाहिए। चंडीगढ़ में भी ये कर रही थी बीजेपी अनिल जी के साथ, ये वोट चोरी। बिहार में भी ये उनका प्रयास है। जहां चुनाव जीतने वाले वहां पर भी 12 वोट ले लो, 13 वोट ले लो। ये जो बीजेपी की हरकतें हैं, इससे उनको बाज आना चाहिए। खुद रहना है मलेशिया में और बीजेपी को दोष देना है। प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतलब नॉर्मली लोगों को पता था, मोटा मोटा सबको पता था कि भाई नंबर्स तो रूलिंग कोalition के पास हैं, एनडीए के पास हैं। बात सिर्फ यहां पर नाक की थी कि भाई इससे ज्यादा मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे, कुछ वहां से यहां आएंगे या नहीं। ये हमेशा ऐसे चुनावों में होता है कि भाई जो रूलिंग कोalition है उसकी पकड़ तेज है या विपक्ष की पकड़ तेज है। अब उसमें तो आप मोदी जी को हिला नहीं सकते। कोई भी विपक्षी दल हिला नहीं पाया उपराष्ट्रपति चुनाव में, बल्कि 14 क्रॉस वोटिंग हो गई। लेकिन संजय सिंह जी का कहना है कि अरे भाई यहां पर हिटलर जैसा माहौल है, यहां तानाशाह है, तो यहां तो नेपाल जैसा हो ही जाएगा। और प्रियंका कक्कड़ जी, अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन है, क्या ये अंगूर खट्टे हैं? आर दी सावर ग्रेप्स? कि आप जीतते नहीं है तो उसका दोष भी मोदी पर लगा दो कि नेपाल में खराब हो रहा है कुछ या बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी हो जाएगा, डर का माहौल बना दो। अब मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारत इतना कमजोर है कि हमारी विपक्ष के लोग इसके अलावा और कोई पैंतरा रखते नहीं? देखिए नविका जी, मुझे लगता है आपने संजय सिंह जी को कोट करते हुए उनकी 2 बाइट्स को मिक्स कर दिया, 2 कोट्स को मिक्स कर दिया। एक नेपाल के ऊपर जो उन्होंने कहा और एक उन्होंने जो आज जो वीपी इलेक्शंस हुए उसके ऊपर कहा। 2 बहुत अलग बातें कही थी। और मुझे बहुत हैरानी है कि पहले मैंने लास्ट टाइम देखा था कि मणिपुर पर जब डिबेट हुई तब बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और स्ट्रेंजली आज नेपाल पर डिबेट है और उनके वीपी कैंडिडेट जीते हैं तो भी वो इस डिबेट में एब्सेंट हैं। आरएसएस की मौजूदगी है। खैर, नाउ टेकिंग इट फ्रॉम वेयर तहसीन जी लेफ्ट, ही सेड कि बीजेपी तो ऐसी हरकतें करती है, हमें पता है बीजेपी ऐसी हरकतें करती है, तो क्या ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि एक ऐसी मशीनरी के आगे वो इस टाइम पर देश में रहें और कोशिश करें कि बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस, जो अकाली दल, जो लोग एब्सटेन किए, बीजेपी का साथ दिए, वो भी हमारा साथ दें। उनको क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि सारे ऑपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए था? उनको इस टाइम पे हाफ पैंट निकल के मलेशिया चले जाना था। तो ये तो अगर आपको सीरियसली एक ऐसी मशीनरी से लड़ना है तो आपको उतनी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू ऑल्सो नेपाल, बिकॉज आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नविका जी।
नेपाल में सबसे पहले तो मैं होप करती हूं कि बहुत जल्द शांति कायम हो। हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, और तो नहीं तो विश्वगुरु फोन करके ही वॉर रुकवा दें, क्योंकि किसी और की तो वहां के स्टूडेंट्स अभी मान नहीं रहे हैं। और जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि इस टाइम पे कंजेक्चर्स की जरूरत नहीं है। पहले सरकार ने वहां की गलती ये कर दी कि जनता की बात नहीं सुनी। आज हम फिर अगर कंजेक्चर्स पे बात करेंगे तो गलत रहेगा। अगर इसमें चाइना या यूएस का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें और सचेत हो जाना चाहिए। हम उनके चरणों में गिरे जा रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। जिस मैन्युफैक्चरिंग को, जिस एमएसएमई को हमने 11 साल में बर्बाद कर दिया, उसको ठीक करना चाहिए। जहां तक अदरवाइज बात है तो आई थिंक नेपाल से कुछ बहुत मोटे मोटे सबक मिलते हैं। सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि पुलिस के पास अनब्रिडल्ड पावर नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको शूट एट साइट ऑर्डर गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए था। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर किसी भी सरकार को लगता है कि जनता अगर चुप है तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आप सरकारी खजाना खुद अपनी जेब में पॉकेट कर रहे हो, या जनता को यह समझ नहीं आता कि आप ऐसी पॉलिसीज बना रहे हो जो सिर्फ मिनिस्टर्स के बच्चों को फायदा देंगी, या जनता को फर्क नहीं पड़ता कितनी महंगाई हो गई, कितनी जॉबलेसनेस हो गई, सेविंग्स ऑल टाइम लो हो गई, तो वो सरकार गलत है। अल्टीमेटली जनता की जब अपराइजिंग होगी तो उसका परिणाम हमें नेपाल में देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक इस पे हमें बहुत गहरी और सीरियस चर्चा करनी चाहिए कि आप जनता को, जनता के आक्रोश को, जनता की खामोशी को एक्सेप्टेंस समझने की भूल ना करें कि आप उकसा रही हैं, इसलिए लाया आप क्या भारत की जनता को उकसा रही हैं कि नेपाल जैसा मंजर भारत में हो जाए? क्योंकि आप एक नेता हैं प्रियंका कक्कड़ जी, आप जो कहती हैं वो जनता पर असर रखता है। मैं पूछना चाहती हूं, जो भारत में हो नहीं रहा, और आपको लगता है कि यहां पर जनता अपना व्यू एक्सप्रेस नहीं करती? मुझे लगता है संगीत रागी, हमारे यहां जितना सोशल मीडिया पर प्रचार चलता है, चाहे वो सही हो गलत हो, फ्रीडम ही फ्रीडम है। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लोगों के, मुझे लगता है आज तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपना पॉडकास्ट, अपना एक्सप्लेनर नहीं डाल रहा हो रोज के रोज थोक में। अब क्या नेपाल और भारत में वाकई कोई कंपैरिजन है? देखिए, नेपाल और भारत के बीच में या बांग्लादेश भारत के बीच में कोई तुलना नहीं है। एक बहुत बड़ा देश है और हमारे देश के आगे ये सब बहुत छोटे छोटे एक प्रदेशों के बराबर इनकी जनसंख्या भी है, और इनकी लोकतंत्र की जड़ें भी बहुत गहरी नहीं है। बांग्लादेश के अंदर तो आप हमेशा आपने देखा है कू होते रहा है, पाकिस्तान के अंदर कू होते रहा है, श्रीलंका में थोड़ा अपवाद दिखा था, और नेपाल के अंदर भी पिछले कई वर्ष से ये आंदोलन चल रहा था। और वहाँ पर 3 तरह के आंदोलन थे। एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, दूसरा लिमिटेड राजशाही के खिलाफ के पक्ष में था, और तीसरा नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इसके पक्ष में आंदोलन चल रहा था। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे कल्मिनेट किया गया है। वहाँ के एक बहुत बड़े नेता को मैं जानता हूँ जो पिछले 2 साल से आंदोलन चला रहे थे, उनको 6 महीने पहले जेल में डाल दिया गया। वो आकर के 1 महीना पहले ही वो जेल से निकल करके बाहर आए हैं, और उन पर यही आरोप था, उन्होंने आरोप यही लगाया था कि जो प्रधानमंत्री ओली हैं उनका मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, दुबई के अंदर जो है वो वहां से उनकी फंडिंग हो रही है, वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर तस्करी के जो पैसे हैं वो उनके कमीशन के रूप में उनसे मिलते हैं। और ये सारे आरोप लगा करके लाखों लाख की भीड़ जनता सड़कों पर थी नेपाल में, और एक का तो मैं स्वयं साक्षी रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। वो आज जाकर के कल्मिनेट हुआ है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन इसमें है, लेकिन बालेंदु शाह के बारे में थोड़ी बहुत जो मेरी जानकारी है, उनके ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मानचित्र लगा हुआ है। अब इसका अर्थ जिसको जिसे जैसे लगाना है वो लगाए। रही बात भारत के अंदर, तो इन नेताओं की इच्छा तो यही है। जब राहुल गांधी कहते हैं अमेरिका में जाकर के कि आप लोग इंटरवीन क्यों नहीं करते हैं, और जब जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं नरेंद्र मोदी को वो राजनीति से परास्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इन चीजों का सारा। आपको क्या लगता है किसान आंदोलन कोई अलग आंदोलन था? सीएए का आंदोलन कोई अलग आंदोलन था? एक चीज जान लीजिए, इनकी इच्छा यही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात,
किसकी इच्छा देखिए, है? ये डीप स्टेट के साथ कॉन्स्पिरेसी डीप- कौन कर रहा है देखिए, भारत के मैं अंदर? फिर आपसे कह रहा हूं, मेरा पूरा ये कन्विक्शन है कि कांग्रेस पार्टी डीप स्टेट के साथ अलाइन करके काम कर रही है। नहीं तो इस प्रकार के आंदोलन खड़े करने की बात देश में नहीं होती। आपको क्या मालूम है, ये जो एडीआर है उसकी फंडिंग कहां से होती है? इसकी एडीआर की फंडिंग के जरा आप लोग रिपोर्ट निकाल लीजिएगा, लंबी इस पर चर्चा चल जाएगी। रही बात अंतरात्मा की आवाज, सुबह से कहा जा रहा था अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, देश ने अंतरात्मा की आवाज से बोल दिया। दूसरी बात, विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि संविधान बचाने की मुहिम और अंतरात्मा की आवाज, देश की आत्मा को बचाने के लिए कहां गए? वो लालू प्रसाद यादव के पास चले गए। लेकिन अंतरात्मा बोल गई है, अंतरात्मा देश की नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, एनडीए के साथ खड़ा है, संविधान की रक्षा के लिए वो एनडीए के साथ खड़ा है, वो राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा है, वो लालू प्रसाद यादव से खड़ा होने से मना कर दिया, वो समाजवादी पार्टी बड़ी के साथ बात खड़ा आप होने कह से रहे हैं। मना और आपने जब जिक्र छेड़ा है उपराष्ट्रपति का, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्र और ये रिपोर्ट्स हमें संसद से अभी मिल रही हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई, और ये क्रॉस वोटिंग कहां से हुई? शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट से और एनसीपी के गुट से। ये अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं। कंफर्म करने के लिए हमारे साथ आनंद दुबे जी बैठे। आनंद दुबे जी, अब आपकी पार्टी उधर नेपाल के बारे में कुछ कह रही है और इधर आपके एमपीज जो है वो वोट कर रहे हैं एनडीए के फेवर में। अब आनंद दुबे जी, माहौल कैसा है आपकी पार्टी नाविका में, जी। जरा बताएंगे? का नाम शायद पता है। नाविका जी, सबसे पहले हम सीपी राधाकृष्णन साहब को हमारे नए उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर बहुत सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। दूसरी बात, जब ये गुप्त मतदान होता है तो ये सूत्र कहां से आते हैं? कौन है ये सूत्र जो ये बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगा के कि किसने क्रॉस वोटिंग की? अरे जब हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को पड़े, तो हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? अभी आत्मचिंतन पर ही पता चलेगा ना कौन लोग थे। ये तो वही बात हो गई कि जब जीतते हैं तो कहते हैं कि सब बढ़िया बढ़िया, और थोड़ी बहुत 19-20 हार हो गई तो कह रहे हैं कि शिवसेना वाले क्रॉस वोटिंग कर दिया। भैया 15 वोट अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो किसी ने तो की है। अब बीआरएस ने की नहीं, वो एब्सटेन कर गए, वहां जगन रेड्डी की पार्टी सपोर्ट कर गई, बीजेडी ने की नहीं। अब आप शर्मा क्यों रहे हैं आनंद दुबे जी? मन में जो है बता दीजिए ना। आपने कहा ईवीएम में खोट है, इलेक्शन कमीशन में खोट है, यहां पर तो पेपर के पर्चे डले थे, यहां पर कहां से खोट निकल आया? यानी कि आपके गठबंधन में कहीं ना कहीं खोट है, कम से कम ये तो मान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं, और ये आत्मचिंतन करना चाहिए। पूरे इंडिया ब्लॉक को मोदी जी से सीखना चाहिए कि साम दाम दंड भेद, तभी आदमी युद्ध जीतता है। आप एकदम शालीन बनेंगे, युद्ध के मैदान में आके तलवार तो पकड़ लेंगे लेकिन उसको चलाएंगे नहीं, तब आप कैसे चुनाव जीतेंगे? मोदी जी 2 दिन वहां कार्यशाला में बैठे थे, आखिरी बेंच पर बैठे थे, तो मोदी जी से कम पूरे इंडिया गठबंधन को सीखना चाहिए कि अब जब कोई आगे का चुनाव हो तो सबको। पर आप तो राहुल गांधी की क्लास में, टीचर था नहीं, क्लास हुई नहीं। कभी नाविका जी, इन्होंने तंज कसा है तहसीन जी के ऊपर। इन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा दिया। मैं जवाब कि भाई देखिए, प्रधानमंत्री बैठते हैं, राहुल गांधी जी निकल जाते हैं जब समय होता है। ये क्या हो रहा है? वाला जी, देखिए नाविका जी, यहाँ पर ना 2 पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं क्योंकि जेनजी की बात बहुत हो रही है नेपाल के अंदर, मैं उसका थोड़ा एग्जांपल देता हूं। आप जेनजी तो नहीं, उससे बड़े हैं। मैं जेनजी नहीं हूं, मैं बिल्कुल उससे बड़ा हूं, लेकिन क्योंकि उनके लिंगों की बहुत बात हो रही है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पर बात कर रही है, एक है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, हमारे महाराष्ट्र वाले आनंद जी की पार्टी, और बेनिफिट ले किससे रहे हैं? बेनिफिट्स लिए हमारे वोट लिए, उनका वोट तो चला गया एकनाथ जी, देवेंद्र जी, और उन्हीं के कौन सी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैम ने या सर ने वोट क्रॉस वोटिंग किया, आप लोग समझ लीजिए। दूसरा मैं बता रहा हूं, आप डेफोमेटरी स्टेटमेंट्स मत करिए। मैं दोनों कह रहा हूं, मैं मैम या सर दोनों कह रहा हूं। दूसरा है, अगर दम है तो नाम बोलिए, अगर आपको आपके पास इंफॉर्मेशन है। आप देख लीजिए। नहीं, मैं क्यों देखूं? दूसरा है कि जो हमारे प्रियंका जी कह रही थी, इसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। जब तक आपको जरूरत हो तब तक आप कहो ठीक है,
पर जैसे कुछ गलत हो जाए कह रहे हैं आपकी गलती है, आपकी गलती है। भैया उपराष्ट्रपति को मिलने, पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, इसके लिए उपराष्ट्रपति जी फायर हुए, कर रहे थे आप आपके लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहे। इनका स्पोक्स पर्सन टाइम्स नाउ पे सुबह सुबह कह दिया ब्रेकिंग न्यूज प्रनेश के साथ कि हम कर रहे राधाकृष्णन जी को वोट। या आप देख लिए टाइम्स नाउ पे ब्रेकिंग चला और आके मुझे कह रहे राहुल गांधी ने प्रियंका कक्कड़ जी, क्या हो रहा है? प्रियंका कक्कड़ जी, अब इंडिया गठबंधन में यही है, नेपाल जैसी स्थिति इंडिया गठबंधन के अंदर हो गई, दूसरों को तो क्या बोलेंगे, ये जवाब दीजिए इन्हें। देखिए, मुझे लगता है कि सबको ही पता है कि सबसे ज्यादा यूज एंड थ्रो जो पार्टी करती है वो कौन सी है, पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है। हम तो सच्चाई से चुनाव लड़ रहे थे और आप बता दीजिए ना, अगर आप अपने नहीं आप बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए, जनता को समझ नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी समझ रहे हैं लोग। देखिए, पहले नंबर पे बीजेपी है यूज एंड थ्रो में, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, पता ही है सबको, सबको पता ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। दिल्ली में बताओ, बता रहे थे वो बोल रही है तो कर रहे हैं, नविका जी बोल रहे हैं कि इनका 2000 दिल्ली में इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि 2024 का 0 2019 के 0 से कैसे बेहतर है। मतलब क्या बात कर रहे हैं ना, मतलब सबने देखी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये तो इनकी हालत है, अभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे। कांग्रेस का तो कोई प्रवक्ता यहाँ पे आता नहीं, सपोर्टर हैं तो सपोर्टर आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो अगर अपने आप को कांग्रेस प्रधानमंत्री बनने की मंशा रखते हैं, अगर वो अपने आप को सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बताते हैं, तो उनको क्या 2 दिन पहले निकल जाना चाहिए था वीपी इलेक्शन के, जब दूसरे साइड पे मोदी जी अपनी लास्ट सीट पर बैठकर मेक श्योर कर रहे हैं कि कैसे इसमें वोटिंग डलनी है, सबको मॉक वोटिंग हो रही है, सबको समझा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, विप जारी नहीं कर सकते पर अनऑफिशियली सब कुछ चल रहा है, सारे बयान आ रहे हैं कि हमारी तरफ तो ये भी हो गया वो भी हो गया। अब कांग्रेस क्या कर रही थी मलेशिया में? आप बच्चे हो क्या? गठबंधन करने आपको कॉमन सेंस नहीं है क्या कहाँ वोट करना है? ये तो सबके दिमाग में आएगा। ये आपको सिखाए क्या पाठशाला, सुशांत जी की पाठशाला की तरह? नहीं आप बैठो, संजय जी बैठो, यहाँ वोट करो, ये करे क्या? आप में ईमान ही नहीं है कहाँ वोट करना है? नहीं, इसमें एक स्पेशल पेन यूज होता है, झगड़े पड़ गए, हो गया। अगर आपको दिस इज नेपाल इन इंडिया अलायंस, करण वर्मा जी। नहीं देखिए जरा नाविका जी, पहले तो प्रियंका जी ने आज इतने सेल्फ गोल्स कर दिए हैं, आते ही इन्होंने कहा यूज एंड थ्रो पार्टी कौन सी। भाई प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी से अगर पूछ लें, उनका कहना है आम आदमी पार्टी है सबसे नंबर 1 पे यूज एंड थ्रो पे। तो भाई स्पेसिफाई कर दिया करिए प्रियंका जी, ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कौन सी पार्टी। दूसरी बात, प्रियंका जी ने आज जो बातें करी, एक सेकेंड मैं बोल लूं प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज। इन्होंने बोला अभी नाविका जी जब आई शुरुआत में, तो इन्होंने कहा कि ये देश में अपराइजिंग हो सकती है, देश जवाब देती है, देश भी सहन नहीं करती। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जब शराब घोटाला हुआ और जब देखा कि एक मुख्यमंत्री जेल में, देश में अपराइजिंग ऐसे नहीं होती कि सड़कों पे उठते हैं, सब आईएमएन अनार्किस्ट नहीं बोलते केजरीवाल की तरह, वो बैलेट के थ्रू जवाब देते हैं। उन्होंने केजरीवाल को भी अपनी सीट से हराया और मनीष सिसोदिया को भी अपनी सीट से हराया। हमारा देश में ऐसे होता है, एक्सप्रेशन ऐसे होता है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऐसे वर्क करती है। आपको नहीं पता होगा इस बारे में, संजय सिंह जी आज अपराइजिंग की बात कर रहे थे। ये अनार्की छोड़ दीजिए प्रियंका जी, अनार्की छोड़कर आगे बढ़िए, आपको जनता जवाब दे चुकी है, कम से कम सबक सीख लीजिए उससे। आप झूठ छोड़िए। झूठ है क्या ये? केजरीवाल नहीं हारे, बीजेपी की तरफ सिसोदिया नहीं हारे, शीश महल नहीं देखा जनता ने। छोड़िए आप, छोड़िए क्या भाई, तो छोड़िए। तो आपने प्रशांत भूषण से बोला, बेचारे पार्टी को खड़ा करा उन्होंने, शांति भूषण जी ने पहली वो लिखी, अब आप कह रहे छोड़िए छोड़िए। देखिए सुप्रीम यूज एंड थ्रो मत करिए भाई लोगों का। आप अरे आप तो ऐसे लोगों को लेते हैं जिन्होंने मोदी जी को सांड बुलाया, आपने उनके साथ कहां की बात कहां ले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जनता के सवाल कई हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी ये सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपका भी गुज जी को भी लाइए भाई, वहां पीटर नेवारो, हमारी डिबेट्स में विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं, संजय राउत और पीटर नेवारो के बिल्कुल। विवेक श्रीवास्तव जी, जनता पूछ रही है, राजीव रस्तोगी कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को करारा झटका, 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर क्या मोदी पर विश्वास की नई लकीर खींच दी। अब सोचिए, इस पर चिंतन कीजिए। नेहा राजपूत का रांची झारखंड से सवाल है, जो नारा राहुल गांधी अपनी यात्रा में लगा रहे थे, वैसे ही नारे कल नेपाल में लगे। सवाल है, नेपाल का डर दिखाकर मोदी विरोधियों की मंशा है क्या? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब। मैडम, डरा कौन है? आपके पैनल में बीजेपी क्यों नहीं है? सरकार जिस पार्टी ने बना रखी है क्यों गायब है और क्यों डरी हुई है?
डरी हुई है बीजेपी आज, खुशियां क्योंकि मना वहां रहे जो हो हैं। रहा है नेपाल में, उपराष्ट्रपति यहां ने। सवाल पूछेंगे इनके आचरण पे तो इनके पास जवाब नहीं है। और करण वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा बेहतर बोल रहे हैं आज, उनके किसी भी प्रवक्ता से ज्यादा बेहतर बोल रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। और लेकिन आज गायब हैं साहब, हर पैनल से गायब हैं। हम नहीं बोलेंगे नेपाल पर, agree. क्यों नहीं बोलेंगे आप? आपने किसान आंदोलन को मिसमैनेज किया, सरदारों को खालिस्तानी बोला, हम लोगों को नक्सली बोला, 800 किसान मरे। अरे तो आप लोग हो ही सतपाल नक्सली। मलिक के कहने को बाद में आपने माफी मांगी, आपको- शुक्र है माफी मांगी। नहीं, पर देखिए, ये बहुत दुखी हैं नेपाल आज। की मैं आप एक बात बात बता- इसलिए नहीं करना नाविका जी। चाहते क्योंकि वहां कम्युनिस्टों Exactly. का किला ढह गया है। संगीत रागी, इस बात पर क्यों नहीं कोई देखिए इनका दर्द छलक करके बाहर निकल रहा है। मोर टाइम